हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए ज्योग्राफी की हमारी जो ये सीरीज चल रही है, इसमें जियोमॉर्फोलॉजी में आज हमें रॉक्स एंड मिनरल्स टॉपिक पढ़ना है। ऑलराइट। लेकिन आज के टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि जियोमॉर्फोलॉजी के इस सीरीज के प्रीवियस सभी सेशंस आपको अटेंड करने हैं। उसके अलावा अनअकैडमी के दी कॉन्सेप्ट चैनल पर जाएं और आपको मेरे नाम से वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी ज्योग्राफी की, जिसमें क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी के सभी सेशंस आप लोग अटेंड करेंगे। राइट। उसके अलावा जो भी सेशंस मिसिंग होंगे क्लाइमेटोलॉजी के, वो सेशंस एक्चुअली मैंने एज स्पेशल क्लासेस लिए हैं। तो आप स्पेशल क्लासेस में जाकर मेरी प्रोफाइल में जाएंगे अगर आप अनअकैडमी की वेबसाइट या एप्लीकेशन पर, तो उसके अंडर आपको सभी सेशंस मिल जाएंगे। राइट। हिस्ट्री ऑप्शनल के सेशंस भी आप अटेंड कर सकते हैं स्पेशल क्लासेस में। अभी फिलहाल हम वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। उसके अलावा प्लस प्लेटफॉर्म पर आप मेरी इंडियन पॉलिटी की सीरीज जो है वो अटेंड कर सकते हैं। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री मैंने इससे पहले कवर कराई है प्लस प्लेटफॉर्म पर। एनरोल करने के लिए कोड यूज करें VC UPSC। ऑलराइट। उसके अलावा इन सभी सेशंस के लिंक्स अगर आप चाहते हैं, पीडीएफ्स अगर आप चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप चौहान_सर_CSC को आप ज्वाइन करें। इसमें आपको फर्दर सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप हैं अनअकैडमी पर, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द प्लस GS या आइकॉनिक GS सब्सक्रिप्शन फॉर ऑब्वियसली GS प्रिपरेशन। 1 साल या उससे ऊपर की सब्सक्रिप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं। राइट। कोड अगर आप मेरा यूज करते हैं VC UPSC, सो यू विल गेट 10% डिस्काउंट। लेकिन अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सेपरेट सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं 1 साल या उससे ऊपर की। राइट। 10% डिस्काउंट भी अवेलेबल है बाय यूजिंग माय कोड VC UPSC। बट रादर बेटर ये रहेगा आपके लिए इफ यू गो फॉर द कॉम्बो पैक्स में, क्योंकि आपको GS और ऑप्शनल दोनों के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी तरह का एक अभी ऑफर जो है वो अवेलेबल है आपके लिए, न्यू कॉम्बो वीक। राइट। रेजोल्यूशन टू क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023, 22% प्लस 10% का फ्लैट ऑफ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है यूजिंग माई कोड VC UPSC। राइट। 18 मंथ्स का कॉम्बो आपको प्लस कॉम्बो यानी प्लस GS और ऑप्शनल आपको साथ में प्रोवाइड किया जाता है 63,898 में। और 18 मंथ्स का आइकॉनिक कॉम्बो आपको 76,176 रुपीज में प्रोवाइड किया जा रहा है। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब इनटू दीज बाय यूजिंग माय कोड VC UPSC। उसके अलावा आप इस बार का कॉम्बैट टेस्ट जो है वो ज़रूर कॉम्बैट टेस्ट में एनरोल ज़रूर करें। यूपीएससी CSC कॉम्बैट 6 फरवरी 11 AM। 60 मिनट्स में 56 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। 4 करोड़ की पूल में से स्कॉलरशिप मिलेगी। मेक श्योर दैट यू एनरोल बाय यूजिंग माय कोड VC UPSC। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा। काफ़ी अच्छे मॉक की तरह आपके लिए ये करता है और आपको रियल टाइम जो है वो ऑल इंडिया रैंक आपको प्रोवाइड करता है कि कहाँ पर आप स्टैंड करते हैं कंपटीशन में। ऑलराइट। और बहुत ही जल्द लॉन्च होने जा रहे हैं यूपीएससी CSC ऑप्शनल चैनल्स बाइलिंगुअल और हिंदी में। सो मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून्ड फॉर दोज। बहुत ही जल्द ये चैनल्स जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। राइट। एंड इफ यू आर प्लानिंग ऑन गेटिंग अ सब्सक्रिप्शन, गेट एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, बिकॉज आइकॉनिक में ऑब्वियसली आपको 1-on-1 लाइव मेंटरिंग प्रोवाइड की जाती है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस आपको दिया जाता है। मेंस Q&A प्रैक्टिस सेशंस आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट। दैट मीन्स आपको रेगुलर फीडबैक और इवैल्यूएशन प्रोवाइड किया जाएगा आपके आंसर्स पर। स्टडी प्लानर आपको प्रोवाइड किया जाता है और ओपन हाउस मिलता है आपको एजुकेटर्स के साथ ज्वाइन करने को। सो यू कैन डेफिनेटली गो विद दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ऑलराइट। और अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, तो लोन फॉर यूपीएससी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है अनअकैडमी का। 0% इंटरेस्ट रेट पर कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी आपसे। कोई भी हिडन चार्जेस जो है वो नहीं रहेंगे। 2 ही घंटे के अंदर अप्रूव हो जाएगा आपका लोन, बहुत मिनिमल से पेपर वर्क के साथ। और बहुत फ्लेक्सिबल सा रीपेमेंट का टेन्योर रहने वाला है। सो मेक श्योर दैट यू चेक आउट द प्रोसीजर फॉर लोन अनअकैडमी की एप्लीकेशन या वेबसाइट पर, फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑलराइट। एंड इफ यू गेट दी सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग माय कोड VC UPSC, आप जो है वो नए बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। 9 Feb से शुरू हो रहे हैं। राइट। 2022 एज वेल एज 2023 के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए नए बैचेस बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहे हैं। ऑलराइट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन। आज का सेशन जो है वो जियोमॉर्फोलॉजी में हमें रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ना है। लेकिन आज के सेशन को शुरू करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि क्या कहानी हम अभी तक पढ़ चुके हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। तो सबसे पहले हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड सिस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ा। ठीक है। देन वी अंडरस्टूड अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। राइट। फिर हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से हमने समझा वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक एंड माउंटेन्स के बारे में। और आज हम कवर करने जा रहे हैं रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। इन द अपकमिंग सेशन
right? We will understand about weathering, erosion and landforms, and then we will enter into world mapping. ठीक है, तो ये अभी हमारा टारगेट रहने वाला है अगले 3 4 5 6 सेशंस का, राइट? वर्ल्ड मैपिंग हो सकता है कि 4 या 5 सेशंस वर्ल्ड मैपिंग पर आए, और वेदरिंग, इरोजन, लैंडफॉर्म्स हो सकता है कि 2 सेशंस में मैं ये टॉपिक को लेकर आऊं. सो जियोमॉर्फोलॉजी हमारी जैसी ही कवर होगी, वर्ल्ड मैपिंग जैसे ही हम कवर कर लेंगे, देन वी विल एंटर इनटू इंडियन ज्योग्राफी. ठीक है, फिर हम इंडियन ज्योग्राफी में एंटर करेंगे. और मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडियन ज्योग्राफी शुरू करने से पहले डेफिनेटली एंड डेफिनेटली आप क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी के सभी सेशंस एंड ऑल्सो जियोमॉर्फोलॉजी के सभी सेशंस को अटेंड कर लें, राइट? सो अभी इंडियन ज्योग्राफी शुरू होने में रफली 8 सेशन के अराउंड जो है, 6 सेशन के अराउंड जो है वो बचे हैं, राइट? 6 या 7 सेशन. सो मेक श्योर कि आप इंडियन ज्योग्राफी शुरू होने से पहले क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी को अच्छे से प्रिपेयर करके बैठे हो. ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं रिवीजन सेशन लेकर आऊं तो मुझे कमेंट में मेंशन कर दें कि क्या आप क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी पर रिवीजन सेशंस चाहते हैं या नहीं. और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो डाउट्स आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप आपको बताया, वहां पर आप लोग डाउट्स दे सकते हैं, या आप स्पेशल क्लासेस में आए, लाइव स्पेशल क्लासेस में, वहां पर आकर भी मुझसे आप डाउट जो है वो क्लियर करवा सकते हैं. ऑलराइट, नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन. आज हमें रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में समझना है. वी विल स्टार्ट विद रॉक्स एंड देन वी विल एंटर इनटू मिनरल्स. सो रॉक्स टॉपिक में सबसे पहले हम समझेंगे रॉक्स बेसिकली हैं क्या. तो रॉक्स नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मिनरल्स, सिंपली. ठीक है, वेरियस मिनरल्स अगर वेरियस कॉम्बिनेशंस में प्रेजेंट हैं तो हमें रॉक्स के फॉर्म में मिलते हैं. ठीक है, सो आज का सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा हमारा, हमें यह समझना है कि व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स. ठीक है, हम क्लासिफाई करेंगे रॉक्स को, डिफरेंट टाइप्स देखेंगे रॉक्स की, और 2 बेसिस पर देखेंगे. सबसे पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ वेयर दे आर फॉर्म्ड, राइट, एंड दूसरा विद व्हाट मेथड दे आर फॉर्म्ड, राइट. सो सबसे पहला हमारा क्या रहेगा कि कहां वो बने हैं. सो वेयर दे आर फॉर्म्ड में हमारा आंसर होगा कि या तो वो इंट्रूसिव हो सकती हैं या तो वो रॉक्स एक्सट्रूसिव हो सकती हैं. इंट्रूसिव का मतलब ये है कि इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ के इंटीरियर में डेवलप हुई हैं, सरफेस के अंदर, सरफेस के नीचे, राइट. और एक्सट्रूसिव रॉक्स का मतलब ये होगा कि सरफेस के ऊपर डेवलप हुई हैं वो रॉक्स. तो ये तो हो गया हमारा वेयर का जवाब कि कहां पर डेवलप हुई हैं वो रॉक्स. उस हिसाब से 2 टाइप्स हैं. और मेथड ऑफ देयर डेवलपमेंट में हमारे पास 3 टाइप ऑफ रॉक्स जो है वो देखने को मिलेंगी. फर्स्ट विल बी द igneous type of rocks, then will be sedimentary type of rocks, and third will be the metamorphic type of rocks. ठीक है, सो आज का जो एजेंडा है हमारा, उस पर ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमें कवर करने हैं. ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स हमें जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स समझना है, राइट. ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, कहाँ पर वो डेवलप हुई हैं, राइट, उस बेसिस पर 2 टाइप की रॉक्स होंगी, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव. इनके बारे में आज हमें समझना है, राइट. एंड देन एट लास्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द रॉक साइकिल. ठीक है, कि रॉक साइकिल क्या है, और फिर उसके बाद हम मिनरल्स के बारे में स्टेटमेंट्स के माध्यम से समझेंगे. ऑलराइट, फेयर इनफ. लेट अस स्टार्ट विद दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक में सबसे पहले हमें जिस टाइप ऑफ रॉक के बारे में समझना है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ देयर फॉर्मेशन से ही हम वेयर का जवाब भी निकाल लाएंगे. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ देयर फॉर्मेशन हमारे पास 3 टाइप ऑफ रॉक्स हैं, और सबसे पहली जो है वो है इग्नियस रॉक्स. ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स बेसिकली वो रॉक्स हैं जो कि पहले मोल्टन रॉक्स थी, और फिर कूल होने के बाद क्या हो गई, वो सॉलिडिफाई हो गई, सिंपली. सो सॉलिडिफिकेशन से जो रॉक्स बनी हैं उन्हें हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं. सॉलिडिफिकेशन किसका हुआ, मोल्टन रॉक्स का ही सॉलिडिफिकेशन हुआ. ठीक है, सो सॉलिडिफिकेशन से जो हमें रॉक्स मिलती हैं वो है इग्नियस रॉक्स. तो सॉलिडिफिकेशन किसका होगा, या तो मॉल्टन रॉक्स का सॉलिडिफिकेशन है ना वैसे तो, राइट. तो वो मॉल्टन रॉक्स कहां पर हो सकती हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ में हो सकती है, और ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ हो सकती है. ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ अर्थ है तो सॉलिडिफिकेशन किसका होगा, मैग्मा बोलेंगे हम मॉल्टन रॉक्स को. इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ हम कहते हैं मैग्मा.
एंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हम उसे बोलते हैं लावा, राइट। तो अगर मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन हो रहा है तो भी हमें इग्नियस रॉक्स मिल रही हैं, और लावा का सॉलिडिफिकेशन हो रहा है तो भी हमें इग्नियस रॉक्स मिल रही हैं। बेसिकली मोल्टन रॉक्स का सॉलिडिफिकेशन हो रहा है तो हमें इग्नियस रॉक्स मिलती हैं। तो इस हिसाब से इग्नियस रॉक्स भी दो तरह की हो गई, इंट्रूसिव टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स, ठीक है। सो इंट्रूसिव टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स कौन सी रॉक्स हैं? जो मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनी है, क्योंकि सिंपली इंट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक्स का मतलब क्या है कि जो सॉलिडिफाई हुई इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ जो मॉल्टन रॉक्स थी वी कॉल्ड देम मैग्मा, एंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अगर मॉल्टन रॉक्स सॉलिडिफाई हुई है तो हमें क्या मिलती हैं? एक्सट्रूसिव रॉक। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वी कॉल मॉल्टन रॉक्स एज लावा, राइट। तो कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इग्नियस रॉक्स बेसिकली क्या है? सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन रॉक से हमें इग्नियस रॉक्स मिलेंगी, सरफेस पर हो रही हैं अर्थ के तो एक्सट्रूसिव है, यानी कि लावा जो है वो सॉलिडिफाई हो रहा है। और इंटीरियर ऑफ अर्थ में अगर रॉक्स मॉल्टन रॉक्स सॉलिडिफाई हो रही हैं तो हम उन्हें इंट्रूसिव टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स कहेंगे। दैट मीन्स मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से वो बनी है। तो ये बिल्कुल बेसिक पहला क्लासिफिकेशन है इग्नियस रॉक्स का, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन है इग्नियस रॉक्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स। एक और पॉइंट यहां पर इंट्रूसिव रॉक में मैं जोड़ना चाहूंगा। इंट्रूसिव रॉक्स को ऑल्सो नोन एज प्लूटोनिक रॉक्स। तो प्लूटोनिक टर्म अगर कभी आपको दिख जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, बेसिकली इंट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में कहा जा रहा है वहां पर, राइट। अब नाउ ये मैं आपको दो इमेजेस बाद में समझाऊंगा कि ये दो इमेजेस क्या हैं। सेकंड क्या है हमारे पास? ऑन द बेसिस ऑफ इग्नियस रॉक्स का ही हम क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स इग्नियस रॉक्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू एसिडिक इग्नियस रॉक्स, या हाँ एसिडिक इग्नियस रॉक्स एंड बेसिक इग्नियस रॉक्स। तो एसिडिक इग्नियस रॉक्स, इग्नियस यानी कि क्या हुआ है? सॉलिडिफिकेशन हुआ है। ऐसी रॉक्स जिनमें सिलिकॉन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है, ठीक है, मोर ऑफ सिलिका कंसंट्रेशन, तो हमें एसिडिक इग्नियस रॉक्स मिलती हैं सिंपली। और अगर लेस है सिलिकॉन का कंसंट्रेशन तो हमें मिलती हैं बेसिक रॉक्स। अगर सिलिकॉन कंसंट्रेशन लेस है तो मोर क्या होगा? ज्यादा होंगे आयरन और मैग्नीशियम, ठीक है। और अगर सिलिकॉन ज्यादा है तो कम मात्रा में क्या होंगे? आयरन या मैग्नीशियम, या आप कह सकते हैं एल्यूमिनियम भी, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इग्नियस रॉक्स को फर्दर हमने क्लासिफाई किया इन एसिडिक और बेसिक, और देयर विल बी अनदर टाइप ऑफ रॉक्स इन बिटवीन। इनके बीच में जो है वो कहीं कहीं हमें इंटरमीडिएट रॉक्स भी देखने को मिलेंगी, जिनमें दोनों मतलब कंपोजिशन जो है वो सिलिकॉन और आयरन मैग्नीशियम का ऑलमोस्ट सिमिलर या एक दूसरे के नजदीक जो है वो देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं एसिडिक रॉक्स का। तो एसिडिक रॉक्स में एग्जाम्पल जैसे कि ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट रॉक्स हो गया। उसके अलावा क्वार्ट्स, क्वार्ट्स हो गया, फेल्डस्पार हो गया। सो दीज आर द एग्जाम्पल, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स। और बेसिक टाइप में सबसे बेसिक एग्जाम्पल है हमारा बेसॉल्ट, ठीक है। जो बेसॉल्ट टाइप ऑफ रॉक्स हैं, दीज रॉक्स आर बेसिक रॉक्स, दैट मीन्स दे हैव लेस ऑफ सिलिका एंड मोर ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम कंस्टिट्यूएंट। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। आप मुझे बताएंगे कि ऑन विच प्लेट बाउंड्री यू विल फाइंड द एसिडिक टाइप ऑफ रॉक्स, acidic type of igneous rocks, and on which plate boundary you will find the basic type of igneous rocks। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट में देंगे। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही है। और एक बार जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ लेते हैं तो फिर उसके बाद के ये जितने भी टॉपिक्स हैं, कहीं ना कहीं इन सभी टॉपिक का मेजॉरिटी हिस्सा हम प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ चुके होते हैं, या प्लेट टेक्टोनिक्स से हम कनेक्ट करके चल रहे होंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है वो हमारे लिए सर्व इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, नॉट जस्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी बट ऑफ होल फिजिकल ज्योग्राफी। क्योंकि एज फार एज मेंस इज कंसर्न्ड, मैंने आपको बताया
वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी में से सबसे ज़्यादा, मतलब एक्सक्लूडिंग इंडियन ज्योग्राफी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से बने हैं, राइट। फिर उसके बाद साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स एंड देन ओशियन करंट्स, ठीक है। तो इस क्रम में आपको इन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए फॉर मेंस। नाउ ये जो टॉपिक है हमारा रॉक्स एंड मिनरल्स, इस टॉपिक से ज़्यादा सवाल जो है वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड बनेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी, और एज वेल एज स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस में भी। प्रीलिम्स में ज़्यादा सवाल यहाँ से बनते हैं, मेंस में सवाल यहाँ से कम ही निकल कर आता है। और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात करें तो पिछले कई सालों से मेंस में सवाल जो है वो डायरेक्टली इस टॉपिक से नहीं बना है, घुमा फिरा कर थोड़ा बहुत जो है वो कहीं ना कहीं आपको पॉइंट इंक्लूड होता हुआ मेंस के आंसर में मिल जाएगा। बट प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, दैट मीन्स फैक्ट्स पर हमारा ज़्यादा जोर रहेगा इस टॉपिक में, ठीक है। ऑल राइट, नाउ ये दो तरह की हमारे पास आ गई, ठीक है, क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको इग्नियस टाइप ऑफ रॉक्स में ही इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव के कुछ फर्दर एग्जांपल्स देना चाहता हूं, राइट। इंट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक्स में फर्दर एग्जांपल लेते हैं। सो इंट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक्स यानी कि अर्थ की सरफेस के अंदर डेवलप हुए, राइट। एंड एक्सट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक्स यानी कि अर्थ की सरफेस के बाहर डेवलप हुए। तो एक्सट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास है बेसॉल्ट, और इंट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास ग्रेनाइट, ठीक है। उसके अलावा जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि डायोराइट और गैब्रो, राइट। और एक्सट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक्स में रायोलाइट एंड एंडीलाइट। ये हमारे पास कुछ एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक्स हैं। कौन सी रॉक्स हैं ये? अभी भी इग्नियस रॉक्स ही हैं ये, राइट। ध्यान रखिएगा, ऑल ऑफ दीज आर इग्नियस रॉक्स। नाउ अब बहुत ध्यान से समझिए आप, ये जो मैंने इस क्रम में क्यों लिखा है, इस क्रम में लिखने का बेसिक मतलब ये है कि अगर आप इस लिस्ट में डाउन जाएंगे, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे, तो जो आयरन या मैग्नीशियम की जो कंपोजिशन है वो इंक्रीज होती जाएगी। दैट मीन सबसे ज्यादा आपको गैब्रो में, उससे कम डायोराइट में, उससे कम ग्रेनाइट में देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे आप इस लिस्ट में नीचे जाते जाएंगे, यहां पर क्या होगा, सिलिकॉन की कंसेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। दैट मीन सबसे कम सिलिकॉन आपको बेसॉल्ट में देखने को मिलेगा, एंड देन इन एंडीलाइट एंड देन इन रायोलाइट। तो बिल्कुल ऑपोजिट है ये दोनों लिस्ट एक दूसरे के। दैट मीन्स यहां पर सिलिकॉन की कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, राइट, और इधर सिलिकॉन की कंसेंट्रेशन सबसे कम है। ये दो टाइप ऑफ रॉक्स पर हमें खास ध्यान रखना है, जो बिल्कुल ही डायगनली है इस लिस्ट में, ठीक है, इस टेबल में एक दूसरे से बिल्कुल डायगनली है। जिसमें ग्रेनाइट, जैसे कि हमने कहा, इज एन एसिडिक टाइप ऑफ रॉक एंड बेसॉल्ट इज आवर अ बेसिक टाइप ऑफ रॉक। क्यों? क्योंकि बेसॉल्ट में सिलिकॉन की कंसेंट्रेशन कम है और ग्रेनाइट में सिलिकॉन की कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। सो जैसे जैसे इस लिस्ट में नीचे आयरन और मैग्नीशियम की कंसेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, सिलिकॉन की कम होती जाएगी। जैसे जैसे इस लिस्ट में सिलिकॉन की कंसेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, तो आयरन और मैग्नीशियम की कंसेंट्रेशन कम होती जाएगी। ये हमें खासा ध्यान यहाँ पर रखना है, ठीक है। या मैं इस तरह कहूँ, इस लिस्ट में सिलिकॉन जो है वो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे तो सिलिकॉन विल इंक्रीज, राइट, और सॉरी, सिलिकॉन विल डिक्रीज। और जैसे जैसे आप इस लिस्ट में नीचे जाते जाएंगे तो आयरन एंड मैग्नीशियम जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो इस लिस्ट के बेसिस पर हमें इग्नियस रॉक्स के बारे में क्या पता चलता है, ठीक है, ये हमें समझना है बहुत ध्यान से। एंड बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ ग्रेनाइट एंड बेसॉल्ट, ठीक है। ग्रेनाइट और बेसॉल्ट का हम एग्जांपल लेंगे और हम देखेंगे कि ये लिस्ट जो है वो बाकी सभी इन रॉक्स के बारे में भी समझ लेंगे, ग्रेनाइट और बेसॉल्ट का एग्जांपल लेते हुए। तो हमें ग्रेनाइट कहां पर डेवलप होती हुई नजर आती है, ठीक है। ग्रेनाइट आपको डेवलप होती हुई नजर आएंगी एट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। सो
अगर ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ये एक प्लेट जो है वो फोल्ड हो रही है, राइट, एक ये दोनों प्लेट्स जो है वो कन्वर्ज कर रही है, एक प्लेट जो है वो क्या हो गई, सबडक्ट हो गई, ठीक है। लेट्स से दिस इज अ व्हाट टाइप ऑफ कन्वर्जेंस, दिस इज अ कॉन्टिनेंटल ओशियन कन्वर्जेंस है, राइट, दैट मीन्स देयर इज अ ओशियन प्रेजेंट, ठीक है, इधर क्या है हमारे पास, ओशियन मौजूद है। तो हमें क्या क्या फिनोमेना देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पर जो है वो फोल्डिंग होती हुई नजर आएगी, ठीक है, हमें बेनियॉफ जोन देखने को मिलेगा, जहां पर क्या देखने को मिलेगा, हमें मैग्मा जो है वो बड़े लेवल पर प्रोड्यूस होगा, सिंस ये ओशियानिक क्रस्ट जो है वो सबडक्ट हो रहा है, दिस ओशियानिक क्रस्ट विल हैव सिलिका इन इट, जैसे ही ये कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जाएगा, राइट, सबडक्ट करेगा, यहाँ पर जैसे ही ये एस्थेनोस्फीयर से मिलेगा, राइट, पानी की प्रेजेंस में द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द रॉक्स विल ड्रॉप, ठीक है, रॉक्स का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ड्रॉप होगा, रॉक्स कर जाएंगी मेल्ट, राइट, और पानी, बहुत सारा पानी यहाँ पर जो है वो होने के कारण वाटर वेपर्स क्रिएट होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इधर जो है वो सेडिमेंट्स भी मौजूद होंगे, ओफियोलाइट्स, राइट, कार्बन सेडिमेंट्स मौजूद होंगे, दे विल आल्सो प्रोड्यूस कार्बन बेस्ड गैसेस, और यहाँ पर ये मैग्मा विल ट्राई टू राइज अपवर्ड्स एंड इवेंचुअली क्या होगा, ये इरप्ट करने की कोशिश जो है वो करेगा, ठीक है। अगर इरप्ट ना भी हो, मान लीजिए दिस वाज द केस ऑफ कॉन्टिनेंटल ओशियानिक कन्वर्जेंस, मान लीजिए दिस वाज द केस ऑफ ओशियानिक सॉरी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, सो हमें दोनों ही साइड फोल्डिंग देखने को मिलती, इस साइड भी फोल्डिंग देखने को मिलती, ये मैग्मा यहां पर बनता, बट बेनियॉफ जोन जो है वो इतना स्ट्रांग यहां पर नहीं क्रिएट होता, यानी पानी की एब्सेंस में मैग्मा बड़ी लेवल पर नहीं बनता जैसा पानी की प्रेजेंस में बनता है। आई होप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से आप रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। मैग्मा यहां पर बना तो जरूर, लेकिन ये मैग्मा अब इसके पास जो है वो एरप्ट होने जितनी अब प्रेशर जो है वो नहीं है, ठीक है। सो दिस मैग्मा विल डेफिनेटली राइज, बट ये यहां पर हो जाएगा स्प्रेड, ठीक है, इस एरिया में ये मैग्मा हो गया स्प्रेड। नाउ दिस मैग्मा कंटेन्स सिलिका, बिकॉज ये मैग्मा बना तो ऑब्वियसली ओशियानिक क्रस्ट से ही है या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ही है, तो इसमें सिलिका मौजूद है, राइट। आयरन और मैग्नीशियम की कंसेंट्रेशन जो है वो रिलेटिवली यहाँ पर कम है, थिक मैग्मा यहाँ पर बनेगा, सो दिस मैग्मा विल कूल डाउन समवेयर इन बिटवीन, राइट, और सिंस इट कूल्स डाउन इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, इट विल फॉर्म इंट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक्स, ये हमारे पास क्या आ गई, इंट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक्स, याद करें। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, ठीक है, यहां पर इंट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक्स बनी, एंड दीज इंट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक्स आर नथिंग बट ग्रेनाइट, क्या है ये, ग्रेनाइट है। इसका मतलब ये है कि एट द कोर, ये पिछले टॉपिक में माउंटेन बिल्डिंग में भी मैंने आपको बताया था कि इन द कोर ऑफ फोल्ड माउंटेन्स वी विल फाइंड ग्रेनाइट इन देम, ठीक है, और उसका एक्सप्लेनेशन कहाँ छुपा है, किस थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से। और प्लेट टेक्टोनिक में भी कौन सी बाउंड्री, प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में भी कौन सी, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। तो यहां पर हमें देखने को मिला ग्रेनाइट, राइट। बेसॉल्ट हमें कहां देखने को मिलता है, नाउ मान लेते हैं कि देयर आर बेसॉल्ट इज फाइंड एट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में हमें बेसॉल्ट टाइप ऑफ रॉक्स देखने को मिलेंगी, दैट मीन्स इफ देयर आर टू प्लेट्स एंड दे आर डाइवर्जिंग, राइट, दैट मीन्स दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, राइट, और नीचे क्या है हमारे पास, नीचे हमारे पास एक हॉटस्पॉट है मान लीजिए, एंड वी हैव कन्वेक्टिव करंट्स, वी हैव डाइवर्जेंस ऑफ दोस कन्वेक्टिव करंट, एंड दैट इज actually diverging these plates, so we have fissures, and from this fissures आपको ध्यान होगा pressure will decrease, if a fissure is created here, gap अगर यहाँ पर बना है, pressure will drop, melting point will drop, the rocks will melt and they will ooze out, right, since this divergent plate boundary will be under ocean or sea, right, these rocks, those reach the surface, right, they will स्प्रेड, ये एक दूसरे से क्या जाएंगी, दूर चली जाएंगी, ठीक है, इस तरह, मतलब दूर नहीं कहने का मतलब कि दीज विल स्प्रेड एंड वी हैव सी फ्लोर स्प्रेडिंग ऑल्सो, और यहां पर हमें देखने को मिलेंगी बेसॉल्ट टाइप ऑफ रॉक्स, क्यों, क्योंकि ये फ्रॉम द इंटीरियर, फ्रॉम द एस्थेनोस्फीयर की जो रॉक्स हैं वो मेल्ट होकर सरफेस पर पहुंच रही हैं, और एस्थेनोस्फीयर में सिलिकॉन से ज्यादा है आयरन,
ठीक है, या आयरन मैग्नीशियम जो है वो सिलिकॉन से ज्यादा है। एंड इन दिस केस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो मेल्ट होकर मैग्मा बन रहा है और फिर वो राइज कर रहा है, बट पूरी तरह सरफेस तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो हमें इंट्रूसिव टाइप ऑफ देखने को मिल रही हैं रॉक्स। तो यहां पर सिलिकॉन कंटेंट इज ग्रेटर देन आयरन, ठीक है। हेंस वी हैव also intrusive type of rocks, right? But in which case in continental convergence हमें intrusive type of igneous rock देखने को मिल रही है, कौन सी? ग्रेनाइट, which has more of silicon and less of iron, right? And here we have more of iron and less of silicon, right, at the divergent plate boundary, and the rocks thus formed are known as basalt, ठीक है। ये हमारे पास बेसॉल्ट रॉक है। तो ये बिल्कुल बेसिक हैं, लेकिन ग्रेनाइट और बेसॉल्ट में कुछ और फंडे जो है वो मैं यहां पर जोड़ना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा, राइट। अब जो ग्रेनाइट है उसके पास क्या ज्यादा है? ग्रेनाइट के पास सिलिकॉन ज्यादा है आयरन से, ठीक है। सिलिकॉन के पास कितने हाथ हैं? सिलिकॉन के पास, अगर सिलिकॉन बॉन्डिंग बनाने जाता है तो सिलिकॉन के पास 4 जो है वो बॉन्ड्स बनाने के लिए, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास 4 मौजूद हैं, वो 4 फर्दर बॉन्ड्स बना सकता है। तो वो ऑक्सीजन से भी बना सकता है, आयरन से भी बना सकता है, कार्बन से भी बना सकता है, नाइट्रोजन, मतलब जिस मर्जी से चाहे एक एक बॉन्ड जो है वो अपना शेयर कर सकता है। दैट मीन्स सिलिकॉन सिलिकॉन से भी बना सकता है फर्दर ऐसे, राइट। तो हमें एक नेटवर्क ऑफ, समझ रहे हैं, एक टाइटली बॉन्डेड जो है वो हमें स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। फर्दर हो सकता है कि वो ऑक्सीजन से, कार्बन से, नाइट्रोजन से, आयरन से, किसी से भी जो है वो जुड़ सकता है। दैट मीन्स ग्रेनाइट में सिलिकॉन ज्यादा होने के कारण जो ग्रेनाइट बनने से पहले जो मैग्मा है, सिंस वी आर करंटली कंसिडरिंग इंट्रूसिव रॉक्स, जो मैग्मा है दैट मैग्मा विल बी मोर विस्कस, ठीक है। वो मैग्मा क्या होगा? ज्यादा विस्कस होगा। बट लेट अस कंसीडर दैट मैग्मा रीचेज द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, तो वो लावा बन गया, इट हैज मोर सिलिकॉन, राइट। यानी कि जब हमें ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस देखने को मिलता है, सो दिस मैग्मा फ्रॉम द बेनियोफ जोन विल इवेंचुअली रीच द सरफेस, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको कुछ एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, वो है विस्कोसिटी का। अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो फ्लो क्या होगा? लेस होगा। सिंपल सी बात है, जो गाढ़ा मैग्मा होगा वो स्लो फ्लो करेगा, ऑब्वियसली, राइट। एंड इन केस ऑफ बेसॉल्ट, इन केस ऑफ बेसॉल्ट आयरन मैग्नीशियम ज्यादा है, सिलिकॉन कम है, सो द मैग्मा दस फॉर्म्ड इज लेस विस्कस एज कंपेयर टू जिस मैग्मा से ग्रेनाइट बनेगा और जिस मैग्मा से बेसॉल्ट बनेगा, राइट। ग्रेनाइट वाले केस में विस्कोसिटी ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन, मोर सिलिकॉन, राइट। और बेसॉल्ट वाले केस में विस्कोसिटी कम होगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लेस सिलिकॉन, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये विस्कोसिटी का क्या लेना देना है, ठीक है। ये विस्कोसिटी का फंडा मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ग्रेनाइट एंड बेसॉल्ट, ठीक है। अब एक बार बेसॉल्ट का एग्जांपल लेते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है हमारे पास, ठीक है, प्लेट्स आर गेटिंग डाइवर्ज्ड, और ऊपर जो है वो ओशियन है, ओशियन के नीचे है ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, एंड मैग्मा जो है वो क्या हो रहा है? सरफेस पर आ रहा है। अब जब मैग्मा सरफेस पर आएगा वी विल कॉल इट लावा, राइट। तो ये लावा सरफेस पर आ रहा है, सिंस दिस लावा डू नॉट हैव मच ऑफ द सिलिकॉन कंटेंट, सिलिकॉन जो है वो इसके पास कम है, तो ये लेस विस्कस है। लेस विस्कस है तो ये ज्यादा स्प्रेड करेगा। अगर ये ज्यादा स्प्रेड करेगा और ये पानी के अंडर भी है, ठीक है, in case of a divergent plate boundary, right, the lava, क्योंकि सरफेस पर आ गया ना, lava is less viscous because it has less silicon, right, so it will cool quickly, जल्दी ये कूल होगा एज कंपेयर टू द लावा और मैग्मा एट द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, बिकॉज at the convergent plate boundary the lava or magma will have more silicon content, so ये जल्दी
जल्दी क्यों कूल हो रहा है? सिंपल वही फिनोमेना, अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो कूलिंग प्रोसेस क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। तो विस्कोसिटी कम तो सरफेस एरिया ज्यादा ज्यादा फैल जाएगा ये, ठीक है। मैग्मा या लावा, ज्यादा लावा कहेंगे क्योंकि ये सरफेस पर आ गया, तो ये लावा जो है वो ज्यादा स्प्रेड होगा तो कूल होगा क्विकली, और कूल होगा क्विकली तो क्रिस्टलाइजेशन के लिए ज्यादा टाइम नहीं होगा इसके पास, जल्दी क्रिस्टलाइज होने की ये कोशिश करेगा, तो क्रिस्टल्स दस फॉर्म्ड विल बी स्मॉल, स्मॉल क्रिस्टल्स जो हैं वो बनेंगे। क्यों? सिंस मेटल्स आर एसोसिएटेड, ठीक है, आयरन मैग्नीशियम है यहाँ पर, तो आयरन मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स कार्बोनेट्स वगैरह होंगे, सो दे विल बी प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, राइट। तो upon cooling they will try to form crystals, but the cooling process is quick, so the crystals thus formed are small in nature, small in not just nature but small in size, right. Small crystals are formed in case of divergent plate boundary, and in case of divergent plate boundary, what kind of rocks we have? We have basalt rocks. So here we have a characteristic of a basalt rock, that basalt rocks have small crystals, छोटे crystals हैं वहां पर, ठीक है। बट इन केस ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के केस में क्या होगा, या कहां पर बन रहा है ग्रेनाइट, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के केस में क्या है, मान लीजिए इफ नाउ वी टेक द केस ऑफ ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, ठीक है। सो दिस इज अ oceanic plate which is subducting, this is a continental plate compressing या converging with the oceanic plate. Here we have a ocean, here we will have fold mountains, and at this region we will have molten rocks, ठीक है, this will be the Benioff zone. So these molten rocks will have more silica, ठीक है, सिलिका इनके पास ज्यादा होगा। सो ये जो मैग्मा होगा, यहां पर क्या है, इधर तो मैग्मा ही है ना, दिस मैग्मा इज व्हाट, हाईली विस्कस, बट ये प्रेशर में है। नाउ दिस मैग्मा विल ट्राई टू राइज अपवर्ड्स, कुछ मैग्मा यहां पर भी स्प्रेड होगा, जो मैग्मा इधर स्प्रेड होकर कूल डाउन हो गया, ठीक है, वो तो उसने तो दे दिया इंट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक, ठीक है, या ग्रेनाइट ही मिला हमें यहां पर भी, लेकिन इंट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक है। बट कुछ मैग्मा जो है वो इट विल रीच द सरफेस एंड एक्सप्लोड इन फॉर्म ऑफ वॉल्केनो, राइट, एक्सप्लोड होगा, बट एक्सप्लोड होने के बाद भी वो ज्यादा दूर तक नहीं फैलेगा, यानी कि द वॉल्केनो दस फॉर्म्ड विल बी ऑफ कोनिकल शेप, है ना। स्ट्रेटो वॉल्केनो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जहां पर नीचे से मैग्मा आ रहा है, राइट, मैग्मा नीचे से आ रहा है, इट विल रीच द टॉप and it will obviously erupt, but magma will not go much far, right, because it is more viscous, so it will slide down the hills, right, it will slide down the hills slowly because it is more viscous, since यहाँ पर पानी भी प्रेजेंट नहीं है जल्दी कूल करने के लिए, in as in the case of divergent plate boundary we had ocean, right, or sea to cool down quickly, right, and the lava was less viscous, in this case द लावा इज मोर विस्कस, राइट, और कूलिंग के लिए पानी भी हो सकता है कि पानी प्रेजेंट हो सकता है कि पानी प्रेजेंट ना हो, राइट, क्योंकि अंडर वाटर हमें इस तरह के जो है वो वॉल्केनोज देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वॉल्केनो। नेवरदलेस द लावा विल कूल डाउन स्लोली एज कंपेयर टू द divergent plate boundary, right, and the lava will contain more silicon, also it will cool down slowly because lava will be more viscous, and the during the cooling process the crystals thus formed will be large crystals, यहां पर क्या बनेंगे, हमें लार्ज क्रिस्टल्स जो हैं वो बनते हुए नजर आएंगे, बिकॉज ऑफ स्लो कूलिंग, राइट, रिलेटिवली स्लो कूलिंग हुई इन केस ऑफ दी, कौन सा केस है हमारे पास, ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के केस में, जहां पर हमें रॉक्स दस फॉर्म्ड विल बी, ऑब्वियसली सरफेस पर बन रही है तो एक्सट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक होंगी, लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर ग्रेनाइट बनता है तो द क्रिस्टल्स ऑफ दोज ग्रेनाइट विल ऑल्सो बी ऑफ लार्जर साइज। तो यहां पर भी जो हमें ग्रेनाइट मिलेगा, चाहे वो इंट्रूसिव हो ग्रेनाइट, चाहे वो एक्सट्रूसिव हो ग्रेनाइट, दोनों ही केसेस में हमें क्रिस्टल्स कैसे मिलेंगे, लार्ज मिलेंगे, ठीक है। तो ये इग्नियस रॉक्स में हम बेसाल्ट और ग्रेनाइट का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलते हैं, राइट, फिर से अगर हम बेसाल्ट और अगर हम
ग्रेनाइट या बेसॉल्ट दोनों की बात करें तो ग्रेनाइट के केसेस में जो क्रिस्टल्स हैं वो क्रिस्टल्स क्या होंगे, लार्ज होंगे एज कंपेयर टू क्रिस्टल्स ऑफ बेसॉल्ट, क्योंकि यहां पर क्रिस्टल्स क्या होंगे, स्मॉल होंगे। एंड लार्ज क्रिस्टल क्यों है, कारण है मोर विस्कस, राइट, एंड स्लो कूलिंग, ठीक है। इन दिस केस लेस विस्कोसिटी एंड फास्ट कूलिंग, जल्दी कूल हुआ, राइट। स्लो कूल क्यों हुआ, या विस्कोसिटी जो है वो ज्यादा क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर सिलिकॉन देन आयरन। यहां पर कूलिंग जो है वो विस्कोसिटी कम क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर आयरन देन सिलिकॉन। सो दीज आर सम कंपैरिजंस बिटवीन ग्रेनाइट एंड बेसॉल्ट, राइट। और एक और भी है, इट इज एसिडिक एंड बेसॉल्ट क्या है हमारा, बेसिक है। नाउ इफ द क्रिस्टल्स आर मोर, मतलब ह्यूज इन केस ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट रॉक्स बिकेम्स मोर वैल्यूएबल, ठीक है। क्यों, नाउ दे आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग टाइल्स, ये टाइल्स बनाने के लिए यूज होगा। तो आप घरों में देखेंगे, दीवारों पर हो सकता है कि आपके किचन के शेल्फ पर हो सकता है, टाइल्स जो है वो ग्रेनाइट की आपको देखने को मिलेंगी बजाय के बेसॉल्ट। बेसॉल्ट का नो सच यूज, ऐसा बेसॉल्ट का कोई यूज जो है वो नहीं है टाइल्स बनाने के लिए, डेकोरेशन के लिए। तो यहां पर मैं वापस लाता हूं आपको अब इस इमेज में। नाउ दिस इज ग्रेनाइट, ये आपका है ग्रेनाइट, और यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्रिस्टल्स कितने बड़े हैं, आपको क्लियरली आपको क्रिस्टल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज बेसॉल्ट, और बेसॉल्ट में देखिए आप क्रिस्टल्स कितने छोटे हैं, ठीक है। हमें बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स नजर आ रहे हैं। दिस इज ग्रेनाइट एंड दिस इज बेसॉल्ट, ठीक है। तो इग्नियस रॉक्स दो तरह की हमने एग्जांपल में देखा, क्या क्या, बेसॉल्ट और ग्रेनाइट, और बेसॉल्ट और ग्रेनाइट का हमने जो है वो कंपैरिजन लिया। और कहां से उठाया हमने, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, है ना। ग्रेनाइट हमें कहां बनता हुआ नजर आ रहा है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में, और बेसॉल्ट कहां बनता हुआ नजर आ रहा है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में। एक ये भी आप लिख सकते हैं कि ग्रेनाइट कहां बन रहा है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में, बेसॉल्ट कहां बन रहा है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में। ग्रेनाइट के क्रिस्टल लार्ज है क्योंकि विस्कोसिटी ज्यादा है, कूलिंग स्लो है, सिलिकॉन कंटेंट ज्यादा है, और ये एसिडिक है, राइट। और ये क्रिस्टल्स ज्यादा है इसमें, दैट इज वाई इसको हम इंटीरियर डिजाइनिंग में या टाइल्स बनाने में यूज करते हैं। और ऐसा सच कोई यूज जो है वो बेसॉल्ट का नहीं है। बेसॉल्ट के क्रिस्टल्स स्मॉल है, विस्कोसिटी कम थी मैग्मा या लावा की, जल्दी कूलिंग हुई, आयरन कंटेंट जो है वो ज्यादा था, सिलिकॉन कंटेंट जो है वो कम था, ठीक है। आयरन कंटेंट ज्यादा क्यों था, इसका एग्जांपल, क्योंकि ग्रेनाइट बना बाय द मेल्टिंग ऑफ क्रस्ट, ठीक है। ज्यादा मेल्टिंग किसकी हुई, क्रस्ट की हुई। और यहां पर यानी कि जो मोल्टन रॉक्स थी वो कहां से निकली, क्रस्ट से निकली इन केस ऑफ ग्रेनाइट, और मोल्टन रॉक्स कहां से निकली, मेंटल इन केस ऑफ बेसॉल्ट, ठीक है। या ज्यादा परसेंटेज जो है वो मोल्टन रॉक्स का मेंटल से था इन केस ऑफ बेसॉल्ट, और कम परसेंटेज जो है वो मोल्टन रॉक्स का कहां से था, या ज्यादा परसेंटेज मोल्टन रॉक्स का कहां से था, क्रस्ट से इन केस ऑफ ग्रेनाइट। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बिटवीन ग्रेनाइट एंड बेसॉल्ट, ठीक है। अब आते हैं वापस, हमारी जो लिस्ट थी उस लिस्ट को एक बार आप फिर से देखिए, ठीक है। एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव दो तरह की रॉक्स थी, ठीक है। एक्सट्रूसिव में सबसे नीचे कौन सी रखी हुई थी हमने, बेसॉल्ट, और इंट्रूसिव में सबसे ऊपर कौन सी थी, ग्रेनाइट, ठीक है। उसके अलावा एक्सट्रूसिव में और कौन कौन सी थी, रायोलाइट, राइट, एंड एंडीलाइट, और ग्रेनाइट के केस में कौन कौन सी है हमारे पास, डायोराइट एंड गैब्रो, ठीक है। तो ग्रेनाइट का ध्यान रखेंगे, ग्रेनाइट इज एन इंट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक, ठीक है। ग्रेनाइट इज अ इंट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक, ठीक है। तो दैट मीन्स मैग्मा जब सरफेस के नीचे ही, दैट मीन्स यहां पर देखिए बहुत ही, इधर वैसे मैंने यहां पर टेक्निकली ग्रेनाइट जो है वो यहां पर नहीं होगी, इन दिस केस ग्रेनाइट हमें देखने को नहीं मिलेगा, राइट। सो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टाइप ऑफ रॉक हमें देखने को मिलता है, बट डेफिनेटली उसमें ऑब्वियसली सिलिकॉन कंटेंट जो है वो ज्यादा होगा। सो यहां पर हमें कौन सा रॉक देखने को मिलेगा, इसमें क्या है, डाउन दिस
लिस्ट और डाउन दिस लिस्ट जो है वो क्या ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, डिक्रीज होता हुआ क्या मिल रहा है, सिलिकॉन। ठीक है, डाउन दिस लिस्ट सिलिकॉन जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, राइट। एंड डाउन दिस लिस्ट आयरन और मैग्नीशियम जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एंड ऑल्सो डाउन दिस लिस्ट सिलिकॉन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, और ऑल्सो डाउन दिस लिस्ट आयरन एंड मैग्नीशियम जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो नाउ अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर सरफेस पर, यहां पर मैंने गलत कह दिया, ग्रेनाइट नहीं होगा, सरफेस इंट्रूसिव रॉक है ग्रेनाइट, तो सरफेस पर जो पहुंचा वो कौन सा है, इट इज रायोलाइट। ठीक है, रायोलाइट है ये, कहां से बना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के, दैट मीन्स रायोलाइट इज एन एक्सट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक। अगर सरफेस तक पहुंच गई मॉल्टन रॉक्स, यानी लावा अगर पहुंच गया इन केस ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, सो रॉक्स दस फॉर्म्ड आर रायोलाइट। ठीक है, इसका मैं आपको एक डायग्रामेटिकली दिखा देता हूं। यहां पर मान लीजिए दिस इज दैट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, पहले डाइवर्जेंट का देख लेते हैं, चलो। दिस इज अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है, और हमें रॉक्स जो है वो ऊज आउट करती हुई नजर आ रही हैं, राइट। यहां से रॉक्स ऊज आउट कर रही हैं, तो व्हाट वी विल हैव हियर, we will have at the surface we will have uh, एक सेकेंड, let us first draw for the case of convergent plate boundary, है ना। ये वॉल्केनो बना convergent plate boundary on the continental plate, right। अब नीचे जो मैग्मा नीचे ही रह गया, यहां पर ही सॉलिडिफाई हो गया, राइट, दैट इज आवर ग्रेनाइट। ये तो है हमारा। अच्छा, मैं एक नेक्स्ट पेज पर बनाता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हमारा वॉल्केनो बना, राइट, और नीचे से जो है वो मैग्मा आ रहा था, बट कुछ मैग्मा नीचे ही कूल डाउन हो गया, सो दैट इज आवर ग्रेनाइट। ठीक है, कुछ मैग्मा अंदर, मतलब यहां पर भी जो कूल डाउन हो रहा है दैट इज ऑल्सो ग्रेनाइट, राइट। बट सम विल रीच द सरफेस, इट विल इरप्ट किया एंड इट विल फ्लो डाउन द हिल, और जब वो डाउन द हिल लावा फ्लो कर रहा होगा, इट विल स्लोली कूल डाउन, है ना, धीरे धीरे कूल डाउन करेगा, एंड इट विल फॉर्म रायोलाइट। यहां पर बनेगा आपका रायोलाइट रॉक। ठीक है, और उसी से ही थोड़ा सा नीचे हो सकता है कि आपको एंडीलाइट भी मिल जाए। ठीक है, यहां पर आपको एंडीलाइट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इन रायोलाइट इट हैज मोर सिलिका, है ना, सिलिका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एंडीलाइट। एंडीलाइट विल हैव लेस सिलिका, बट बोथ विल बी एट द सरफेस, है ना, एक्सट्रूसिव टाइप के होंगे रायोलाइट एंड एंडीलाइट बोथ, राइट। बेसॉल्ट के केस में क्या होगा, यहां पर आयरन ज्यादा है, सो एंडीलाइट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट इन कन्वर्जेंट, इन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, राइट। ध्यान रखना आपको, बेसॉल्ट और एंडीलाइट आपको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में नजर आएगा, रायोलाइट और ग्रेनाइट आपको कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में नजर आएंगे। ठीक है, जो जो सरफेस के नीचे ही कूल डाउन होकर रॉक बन गई, सो दैट इज ग्रेनाइट, राइट। और सेम जो मॉल्टन रॉक्स थी सरफेस पर पहुंची एंड देन कूल डाउन हो रही है, सो वी विल हैव रायोलाइट। ठीक है, एंडीलाइट भी बनेगा यहां पर, बट फॉर द टाइम बिंग एंडीलाइट को यहां से हटा देते हैं। एंडीलाइट को आप बेसाल्ट के साथ ही कंपेयर करें। ठीक है, अच्छा जी, अगर मान लीजिए सरफेस के अंदर ही कूल डाउन हो रहा है, राइट, बट आयरन कंटेंट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा था, सिलिकॉन कंटेंट के रिलेशन में आयरन कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा था, सो वी कैन ऑल्सो हैव डायोराइट हेयर, है ना, हमें यहाँ पर डायोराइट भी देखने को मिलेगा। एंड अगर सिलिकॉन कंटेंट बहुत कम था, इन केस ऑफ लेट्स से एट दिस केस, अगर मान लीजिए कुछ रॉक्स यहीं पर ही सॉलिडिफाई हो गई, वेयर वी हैव मोर ऑफ आयरन कंटेंट एंड लेस ऑफ सिलिकॉन कंटेंट, बट सरफेस पर नहीं सॉलिडिफाई हुआ, ये सरफेस के नीचे ही सॉलिडिफाई हो गया, तो इधर हमें देखने को मिल जाएगा गैब्रो। ठीक है, दिस विल बी गैब्रो। सो ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए बाकी सबको लेकर एंडीलाइट, रायोलाइट, गैब्रो, डायोराइट, इन सबको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। आपको खास तौर पर ध्यान रखना है ग्रेनाइट और बेसॉल्ट का। ठीक है,
डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री एग्जैक्टली कहां पर हमें, मतलब एट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में कोई स्पेसिफिक रॉक अगर हमें देखने को मिलती है तो वो ग्रेनाइट है। दैट मींस ग्रेनाइट विल नॉट बी प्रेजेंट एट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है, ग्रेनाइट विल ओनली बी प्रेजेंट इन कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और जो ये बाकी एग्जांपल्स हैं, डायोराइट है, गैब्रो है, ये हमें दोनों में ही देखने को मिलते हैं, इसलिए इनमें कंफ्यूजन है, राइट। बट आपको खासा ध्यान किसका रखना है, बेसॉल्ट और ग्रेनाइट का। ठीक है, राइट, ध्यान रखेंगे आप बेसॉल्ट और ग्रेनाइट का। बाकी रायोलाइट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा ऑल्सो एट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और गैब्रो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा ऑल्सो एट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है, तो आप एक कैटेगरी में रख सकते हैं बेसॉल्ट और गैब्रो को, और एक कैटेगरी में रख सकते हैं रायोलाइट एंड ग्रेनाइट को, और एंडीलाइट और डायोराइट जो है वो आपको इंटरमीडिएट है, ये दोनों में ही कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ठीक है, दीज आर इंटरमीडिएट, ये दोनों में ही मिल जाएंगे आपको, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री एज वेल एज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। बट स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे, सो ग्रेफाइट विल बी एट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड बेसॉल्ट विल बी एट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है, और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे एक्सट्रूसिव रॉक के रूप में आपको दिखेगा रायोलाइट, एंड एट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इंट्रूसिव रॉक के रूप में आपको दिखेगा गैब्रो। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ दी एग्जांपल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हमें यहां पर ध्यान रखने। ठीक है, आई गेस आपको कंफ्यूजन अगर है राइट बाकियों में, तो एक बार मैं फिर से जो है वो आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं, राइट, ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सो अगर आप कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की बात करें तो आपको मिलेंगे एक्सट्रूसिव के फॉर्म में, यानी ऑन द सरफेस आपको मिलेगी रायोलाइट, और इन द इंटीरियर आपको मिलेगा ग्रेनाइट। अगर आप डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की बात करें, ठीक है, सो ऑन द सरफेस आपको मिलेंगे बेसॉल्ट, एंड इंटीरियर में आपको मिल सकता है गैब्रो या इंट्रूसिव के फॉर्म में। एंड बचा एंडिलाइट एंड डायोराइट, ये जो है वो आपको दोनों जगहों पर मिलने की इनकी संभावना है। बट इतना ज्यादा आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। जो सबसे बेसिक है वो आपको किसके बारे में ध्यान रखना है, बेसॉल्ट एंड ग्रेनाइट के बारे में। ठीक है, बाकी बात रही इन सभी बाकी की रॉक्स की, इनको जो है वो केवल इस तरह पूछा जा सकता है कि क्या डायोराइट एक्सट्रूसिव रॉक है या इंट्रूसिव रॉक है, राइट, गैब्रो क्या एक्सट्रूसिव है या इंट्रूसिव है, केवल इतना ही आपसे पूछा जा सकता है। खासा ध्यान आपका किस पर होना चाहिए, बेसॉल्ट और ग्रेनाइट पर, एज फार एज इग्नियस रॉक्स आर कंसर्न्ड। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक्स जो है हमारी क्लासिफिकेशन में, अगला क्लासिफिकेशन है मेथड ऑन द मेथड ऑफ फॉर्मेशन, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, अब हम समझते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। तो सेडिमेंट्री रॉक्स इज नथिंग बट, मान लीजिए कि यहां पर एक वॉल्केनो जो है वो डेवलप हुआ है, राइट। अब वो वॉल्केनो की हाइट काफी ज्यादा हो गई है, तो इधर जो है वो बादल वगैरह आ जाते हैं। मान ले बादल आता है तो बारिश भी होती है, बारिश होती है, सो दीज, ये जो वाटर है या जो विंड है, दे विल डू व्हाट, दे विल वेदर दीज रॉक्स, है ना, धीरे धीरे करके इनको इरोड करेंगे, यानी रॉक्स जो है वो पानी के साथ बहती जाएंगी, बहती जाएंगी। और अगर मान लीजिए ये रॉक्स जो है वो पानी के साथ बहते जा रही हैं, और बहते बहते ये इधर जो है वो रॉक्स पानी के साथ लेयर बाय लेयर जो है वो इकट्ठा होती जा रही है। ठीक है, so this layer by layer deposition of weathered particles or eroded material of other rocks is simply known as sedimentary rocks. तो यहां पर जो rocks develop हुई, these are sedimentary rocks, और कुछ नहीं है। दैट मीन्स अगर ये वॉल्केनो जो है वो इग्नियस रॉक्स की वजह से बना, यानी प्राइमरी रॉक्स कौन सी है आपकी, इग्नियस रॉक्स आर योर प्राइमरी रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री जो है वो आपकी सेकेंडरी रॉक्स हुई। सो बेसिकली क्या है, यू कैन राइट द डेफिनेशन, लेयर बाय लेयर डिपोजिशन ऑफ वेदर्ड पार्टिकल्स और इरोडेड मटीरियल ऑफ अदर रॉक्स सिंपली इज टर्म्ड एज सेडिमेंट्री रॉक्स। लेयर बाय लेयर जो है वो, यहां से जो पानी है ये अपने साथ धीरे धीरे रॉक्स को खिसकाता हुआ ले जाएगा,
ठीक है, इस वॉल्केनो की, मान लीजिए वॉल्केनो इग्नियस रॉक से बना है, और ये इवेंचुअली लेयर बाय लेयर जो है वो यहाँ पर जमा होते गए, यहाँ पर जो रॉक्स बनी 10 आर नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑल्सो सिंपली नोन एज लेयर्ड रॉक्स। ठीक है, लेयर्ड रॉक्स के नाम से भी जानी जा सकती हैं, या स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के नाम से भी जानी जा सकती है। तो अगर इस तरह की टर्म्स यूज होंगी तो आपको अगर कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। और जो सेडिमेंट्स हैं जो लेयर बाय लेयर इकट्ठा होते हैं, दोज सेडिमेंट्स आर बेसिकली व्हाट, दोज आर इरोडेड और weathered material of already existing rocks। ठीक है, of already existing rocks। so that means ये कि sedimentary rocks में से भी sedimentary rocks बन सकती हैं। that means मान लीजिए यहां पर जो है वो ये वॉल्केनो नहीं होता, ठीक है, यहां पर कुछ इस तरह की सिचुएशन होती, देखिए ये वॉल्केनो था, ठीक है ना, इस वॉल्केनो के ऊपर बादल आए, बादलों ने पानी बरसाया, राइट, और हवा चली, इस हवा और पानी से रॉक्स जो है वो इधर इकट्ठा हो गई। ठीक है, यहाँ पर लेयर बाय लेयर मिलियंस ऑफ ईयर में सेडिमेंट इकट्ठा होते चले गए, फॉर्म्ड दी सेडिमेंट्री रॉक्स। अब मान लीजिए बादल यहाँ पर आ गए, बारिश इन पर हो रही है, तो लेयर बाय लेयर मान लीजिए इन सेडिमेंट्री रॉक्स की भी जो वेदर्ड या इरोडेड मटेरियल है वो यहाँ पर आकर इकट्ठा हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, बेसिकली लेयर्ड बाय लेयर्ड इन सेडिमेंट्स की अगर क्या होता रहता है, डिपॉजिट होते रहते हैं ये लेयर बाय लेयर, एंड ओवर द पीरियड दे फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये सेडिमेंट्स किसी के भी हो सकते हैं, है ना, ये क्या है, इरोडेड या वेदर्ड मटेरियल है ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक्स। तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक्स जो है वो इग्नियस भी हो सकती हैं, एज वेल एज वो सेडिमेंट्री भी हो सकती हैं, एज वेल एज वो मेटामॉर्फिक भी हो सकती हैं, क्योंकि वेदरिंग और इरोजन तो मेटामॉर्फिक रॉक्स का भी हो सकता है ना। तो मेटामॉर्फिज्म क्या है वैसे हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे, बट नेवरदलेस सेडिमेंट्री रॉक्स, igneous rocks are primary rocks. These are formed due to the melting of due to the solidification of the molten rocks, right? Whether they are formed in the interior, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीरियर में होंगी वो भी क्या होंगी, मान लीजिए ये वॉल्केनो है, ठीक है, यहाँ पर इंटीरियर में इतनी जो है वो ग्रेनाइट मौजूद था मान लीजिए, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर में इतना वेदरिंग हो गया, इतना इसका लेयर उतरता चला गया कि ये ऊपर से जो है वो हट गया, राइट, मतलब खत्म हो गया। अब बारिश जो पड़ रही है या हवा जो चल रही है, अब वो इस ग्रेनाइट को क्या कर रही है, इस ग्रेनाइट को वेदर कर रही है, इसके मटेरियल को इरोड कर रही है, राइट, और इरोडेड मटेरियल जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट होता जा रहा है, फर्दर वो यहाँ पर डिपॉजिट होता जा रहा है। ठीक है, सो कहने का मतलब ये कि इग्नियस रॉक्स आर प्राइमरी रॉक्स, वो मॉल्टन रॉक्स के सॉलिडिफिकेशन से क्रिएट होंगी। सेडिमेंट्री रॉक्स आर क्रिएटेड when layer by layer deposition takes place of eroded or weathered material of already existing rocks, irrespective of those rocks being either being igneous or metamorphic or sedimentary। ठीक है, सो सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में आपको समझ आया, बिल्कुल बेसिक फंडा है, लेयर बाय लेयर जमा होता जाएगा। अभी आपको वेदरिंग और इरोजन के बारे में नहीं समझ आ रहा होगा कि क्या मतलब है वेदरिंग और इरोजन का। तो देखिए सिंपल सा फंडा है, अगर ये कोई चट्टान है और इसके ऊपर पानी अगर गिरता चला जाएगा तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स एक एक क्रिस्टल को लेकर अपने साथ बहाते चलेंगे। तो ओवर द पीरियड मान लीजिए अगर पहले रॉक ऐसी थी और उसके ऊपर अगर टिप 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 करके पानी जो है वो गिर रहा है, तो ओवर द पीरियड जो है वो इस रॉक में इस तरह का होल पड़ जाएगा, राइट, और ऐसे जो है वो एक, आप कह सकते हैं कि एक ड्रेन क्रिएट हो जाएगा, पानी ऊपर से गिर रहा है और इस रॉक में ड्रेन क्रिएट हो गया और ये सेडिमेंट्स जो है वो निकलते चले गए। या अगर आपने कभी गांव में पुराने कुएं अगर देखे होंगे तो जहां पर रस्से खींचे जाते थे कुएं पर, तो आपको निशान जो है वो बनता हुआ वहां पर नजर आ जाएगा। या सारी बात छोड़िए, आप दो चट्टाने आपस में लीजिए, दो पत्थर आपस में लीजिए रॉक्स, और उनको आपस में रगड़ने लग जाइए, मारिएगा मत, रगड़िएगा, आपको नजर आएगा थोड़ी देर बाद जो है वो ऊपर की लेयर निकलनी शुरू हो जाएंगी, दैट इज इरोजन और वेदरिंग। और अगर वो नेचुरल फिनोमेना से हो रही है मिलियंस ऑफ ईयर से, जैसे हवा और पानी से,
ठीक है, या एनी अदर रीजन से, ठीक है, ऊपर की लेयर अगर उतरता ही जा रही है और वो हवा और पानी की वजह से बहकर किसी और रीजन में जाकर इकट्ठा हो गई ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स, तो द रॉक्स दस फॉर्म्ड विल बी टर्म्ड एज सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, प्राइमरी रॉक्स क्या हो सकती हैं, इग्नियस, राइट, और सेकेंडरी रॉक क्या होंगी, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, इन दिस केस मेटामॉर्फिक रॉक्स भी जो है वो प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी रॉक सबसे पहले जो रॉक बनेगी वो इग्नियस है, फिर उसके बाद बनेंगी सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, बट सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो इग्नियस से भी बन सकती है, सेडिमेंट्री से भी बन सकती हैं और मेटामॉर्फिक से भी बन सकती हैं। आगे समझाऊंगा ये क्या फंडा है रॉक साइकिल में। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये जो सेडिमेंट यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं ना, मिलियंस ऑफ मिलियन ईयर, और ये सेडिमेंट जो है वो लेयर बाय लेयर इकट्ठा हो रहे हैं और रॉक बन जा रहे हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज लिथिफिकेशन। ठीक है, लिथिफिकेशन ध्यान रखेंगे। जैसे सॉलिडिफिकेशन था ना, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन रॉक्स से हमें रॉक्स मिल रही थी, तो यहां पर सेडिमेंट्स के लिथिफिकेशन से हमें रॉक्स मिल रही है, ध्यान रखेंगे। लिथोस इज अ ग्रीक वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर रॉक्स या चट्टान। तो लिथिफिकेशन मतलब चट्टान का बनना, राइट। सो लेयर बाय लेयर वेदर्ड मटेरियल इकट्ठा होता जाएगा, उसके ऊपर लाखों टनों का अगर प्रेशर होगा, मान लीजिए लेयर बाय लेयर जो है वो कई किलोमीटर्स या कई मतलब हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स तक लेयर बाय लेयर जो है वो इरोडेड मटेरियल जमा होता जा रहा है, और लेयर बाय लेयर मतलब मान लीजिए 10 50 100 मीटर की लेयर्स हैं। ठीक है, तो लाखों टनों का प्रेशर है, उस प्रेशर से वो सेडिमेंट्स जो हैं वो रॉक्स में क्रिएट हो जाएंगे, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज लिथिफिकेशन, रॉक्स का बनना। ठीक है, तो सेडिमेंट्स आर क्रिएटेड इनटू रॉक्स विद द प्रोसेस ऑफ, है ना, देयर हियर वी हैव सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स ऑफ व्हाट, सेडिमेंट्स क्या है बेसिकली, ये जो इरोडेड और वेदर्ड मटेरियल आकर इकट्ठा हो रहा है, सेडिमेंट मतलब इकट्ठा होना है एक जगह पर। ठीक है, इकट्ठा हो रहा है, सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है, आकर इकट्ठा हो रहा है, और जो चीज इकट्ठा हुई वो क्या है, सेडिमेंट। और इकट्ठा क्या हो रहा है, वेदर्ड और इरोडेड मटेरियल ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक्स। ये इकट्ठा हुआ, लाखों सालों तक इकट्ठा पड़ा रहा, लिथिफिकेशन का प्रोसेस हुआ प्रेशर की वजह से, एंड नॉट जस्ट प्रेशर बट ओवर द पीरियड रॉक्स जो है वो जुड़ती चली गई, एंड दस द रॉक्स आर फॉर्म्ड आर नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स। अब यहां पर आप कहेंगे सर प्रेशर की वजह से हो रहा है तो मेटामॉर्फिक क्यों नहीं कहेंगे। ठीक है, सो इसीलिए मैंने कहा कि प्राइमरी प्रेशर नहीं है, ओवर द पीरियड सेडिमेंट्स का इकट्ठा होना प्रेशर प्राइमरी रीजन है क्या बनने का, सेडिमेंट्री रॉक्स के बनने का। ठीक है, जब आप मेटामॉर्फिज्म आगे मैं आपको समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक्स एंड प्राइमरी रॉक्स। ठीक है, अब सेडिमेंट्री रॉक्स भी तीन तरह के हैं, ये सेडिमेंट भी तीन तरह से जो है वो इकट्ठा हो सकते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। पहला तो है ना, किस बेसिस पर सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे, कि किस तरह वेदरिंग या इरोजन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो होंगी मैकेनिकल रॉक्स, मैकेनिकल रॉक्स। दूसरी होंगी केमिकल प्रोसेस से क्रिएटेड रॉक्स, और तीसरी ऑर्गेनिक प्रोसेस से क्रिएटेड जो रॉक्स होंगी विल फॉर्म सेडिमेंट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, अच्छा, सो मैकेनिकल रॉक्स आर आल्सो नोन एज क्लास्टिक, टर्म ध्यान रखेंगे, क्लास्टिक रॉक्स, राइट। और ये जो रॉक्स होंगी इनका जो मटेरियल होगा इट विल ऑलवेज बी इनऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक के लिए हमने अलग से क्लासिफिकेशन यहां पर रख दी है। ऑर्गेनिक कौन सा, जो किसी भी जिंदा चीज से डेवलप हुआ है, राइट। मतलब ये क्लासिकल डेफिनेशन है ऑर्गेनिक की, बट जिसमें कार्बन हाइड्रोजन की कंपोनेंट, कार्बन हाइड्रोजन जो है वो प्राइमरली प्रेजेंट है, या कार्बन प्राइमरली प्रेजेंट है, राइट, किसी भी अगर मॉलिक्यूल या कंपाउंड में, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है, राइट। और इनऑर्गेनिक क्या है, जिसमें प्राइमरली कार्बन या हाइड्रोजन या स्पेशली कार्बन नहीं है, दैट मीन्स ऑल ऑफ दी मेटालिक आयंस या जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, right, remaining of the non metallic oxides are known as inorganic material, right.
सो इनऑर्गेनिक मटेरियल सच एज क्या क्या, जैसे कि या किस तरह की रॉक्स बनेंगी, जैसे कि सैंडस्टोन, राइट। तो एज द नेम सजेस्ट, सैंड है, ओवर द पीरियड जमा होती गई, सेडिमेंट बनती गई तो बन गया स्टोन, ठीक है। क्ले स्टोन, क्ले है, ओवर द पीरियड जो है वो जमा होती गई, इकट्ठा होती गई, डेवलप्ड इनटू स्टोन, ठीक है। और ये इनऑर्गेनिक मटेरियल कैसे, किसके इन्फ्लुएंस में बहता हुआ आएगा, तो वाटर या एयर के इन्फ्लुएंस में ये फ्लो करता हुआ आ सकता है, ठीक है। और वाटर या एयर कहाँ से, रेन्स हो गई, सी मतलब समंदर का जो पानी है वो जो अपने साथ सेडिमेंट्स को किनारे पर लेकर आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा वेदर फिनोमेनाज, डिफरेंट वेदर फिनोमेनाज, आंधी तूफान बारिश, इन सभी से जो है वो सेडिमेंट जो इकट्ठा होंगे, दे विल फॉर्म सच टाइप ऑफ रॉक्स, जैसे कि सैंडस्टोन या क्ले स्टोन, ठीक है। केमिकल टाइप कौन सी होंगी, जैसे मान लीजिए कि लाइम है और अगर वो इकट्ठा है एक जगह पर मिलियंस ऑफ ईयर्स, सो वहां पर बन जाएगा लाइमस्टोन, ठीक है। या एक और एग्जांपल है इवेपोराइट्स। मान लीजिए जो तैथीस सागर था, अब तैथीस सागर के जो रेमनेंट्स बचे, छोटे मोटे सागर जो बचे हैं, राइट, एशिया कॉन्टिनेंट में, तो वो धीरे धीरे सूख रहे हैं। या फॉर फॉर एग्जांपल कोई भी, अगर मान लीजिए एक ऐसा पानी था जिसमें बहुत सारे मिनरल्स थे, वो पानी तो इवेपोरेट हो गया, ठीक है, नीचे बच गए क्या, वो मिनरल्स बच गए। वो लेयर बाय लेयर जब डिपॉजिट होते जाएंगे, वी विल हैव इवेपोरेट टाइप ऑफ रॉक्स, ठीक है। अगर लाइम लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होता जाएगा, वी विल हैव लाइमस्टोन, ठीक है। और अगर लेट्स से प्लांट्स लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होती जाएंगे, वी विल हैव कोल। सो कोल इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। या अगर जानवर, यानी कि मछलियां हो गई, डायनासोर्स वगैरह जब लेयर बाय लेयर डिपॉजिट हुए, सो वी हैव पेट्रोलियम। बट पेट्रोलियम जो है वो ऑब्वियसली सेडिमेंट्री प्रोसेस से ही डेवलप हुआ है, राइट। बट क्या कह सकते हैं आप, वहां पर क्या है, वहां पर इन दैट केस हमें क्या देखने को मिला, पेट्रोलियम बना बट वो रॉक नहीं बना है ना, लिक्विड है वो, इसलिए हम यहाँ पर केवल कोल को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सो अच्छा, एक और एग्जांपल है यहाँ पर शेल। शेल इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। ऑल ऑफ दीज विल अंडरगो लिथिफिकेशन, सबका जो है वो लिथिफिकेशन हुआ है, माइंड इट, ठीक है, सबका क्या हुआ है, लिथिफिकेशन हुआ है। एंड देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन मेटामॉर्फिज्म एंड लिथिफिकेशन, वी विल अंडरस्टैंड दैट नाउ when we will take the next type of rocks, that is metamorphic rocks, ठीक है। सो मॉर्फ एंड मेटा दो वर्ड से बना है, ठीक है। सो मेटामॉर्फिक का मतलब क्या है कि मॉर्फ होने का मतलब क्या है कि चेंज होना, मॉर्फिंग, मॉर्फ करने का मतलब क्या होना, चेंज होना। और चेंज किस में, स्ट्रक्चर में चेंज आना, राइट। सो ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर, due to presence of a certain rock under prolonged pressure and changing temperatures, right, whether the temperature is extremely high or extremely low, right, but changing temperature in majority cases increase, मतलब हाई टेम्परेचर्स में अगर कोई रॉक जो है वो बहुत लंबे समय तक प्रेजेंट है, तो हो सकता है कि उस रॉक के स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आ जाए, राइट। दैट मीन्स वो रॉक्स जो है वो किससे बनी होगी, रॉक्स में क्रिस्टल होंगे, तो हो सकता है कि उनके क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाए, राइट, चेंज आ जाए क्रिस्टल्स में। सो द रॉक्स दस फॉर्म्ड आर टर्म्ड एज मेटामॉर्फिक। इन केस ऑफ सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री में हुआ क्या है, ओवर द पीरियड बस डिपॉजिट होता चला गया, डिपॉजिट होता चला गया, ठीक है। बट मेटामॉर्फिस के केस में क्या हो रहा है कि स्ट्रक्चर ही चेंज हो जा रहा है क्रिस्टल्स का, राइट। और एक नई टाइप ऑफ रॉक, हमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई रॉक है, राइट, वो ओवर द पीरियड उसका डिपॉजिट, उसके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो बढ़ता गया, उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया उसके क्रिस्टल्स का, और हमें एंटायरली नई टाइप की रॉक मिल गई, ठीक है। सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन मेटामॉर्फिक
एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री में क्या है, वेदर्ड एंड इरोडेड मटेरियल ओवर द पीरियड डिपॉजिट होते गए और उनका लिथिफिकेशन हुआ, वी गॉट दी सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक्स। इन केस ऑफ मेटामॉर्फिज्म क्या हुआ है, ओवर द पीरियड डिपॉजिट, यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक है लेकिन उस पर प्रेशर बढ़ा, राइट, उस पर टेम्परेचर में बदलाव आया एंड द वेरी क्रिस्टल शेप्स गॉट, या क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो चेंज हो गए और बिल्कुल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक में से कोई हमें नई रॉक जो है वो नई टाइप ऑफ रॉक देखने को मिल गई, इज सिंपली नोन एज मेटामॉर्फिज्म या मेटामॉर्फिक टाइप ऑफ रॉक्स। ठीक है, सो ध्यान रखना है। दैट मीन्स ये कि मान लीजिए इग्नियस रॉक्स मौजूद थी या कोई ऑलरेडी सेडिमेंट्री रॉक थी, ठीक है, सो दैट इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स अंडरवेंट चेंज ऑफ प्रेशर, लेट्स से ह्यूज प्रेशर का इंक्रीज हुआ उनमें या टेम्परेचर का इंक्रीज हुआ, राइट, एंड द रॉक्स दस फॉर्म्ड, हुआ क्या, वी विल ऑब्जर्व चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑफ दीज रॉक्स ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट igneous और sedimentary rocks, we observed change of characteristics, और change क्या है बेसिकली, change in the structure of crystals, let's say crystals के structure, crystal की arrangement, right, यही change हो गई due to increased pressure और temperature, and यानी कि there will be a morph होगा, change होगा, right, and thus the new rocks thus formed are termed as metamorphic rocks। ठीक है, a very interesting concept। So for example at the convergent plate boundary, we have magma, right, and that magma solidifies to give us granite, but मान लीजिए at the convergent plate boundary है ना, ये हमारी plate undergoing subduction and this is another plate, these two plates are क्या हो रहा है, कोलाइड हो रहा है, राइट, और यहाँ पर क्या हो रहा है, फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं, ठीक है ना, और नीचे जो है वो क्या था हमारे पास, मैग्मा था। दिस मैग्मा ये राइज किया ऊपर और कुछ कूल डाउन हुआ इधर, है ना, और कुछ कूल डाउन हुआ मान लीजिए इस जगह पर, ठीक है, बट ये जो नीचे कूल डाउन हुआ है मैग्मा, इसके ऊपर ये सभी रॉक्स का प्रेशर पड़ रहा है ना, तो पहले जब ये कूल डाउन हुआ तब मान लीजिए इतने सारे जो हैं वो ऊपर फोल्ड माउंटेन नहीं थे, तो यहां पर बना ग्रेनाइट, ठीक है, बट आफ्टर सम मोर मिलियंस ऑफ ईयर यहां पर क्या हमें देखने को मिला, फोल्ड माउंटेन बन गए। अब नाउ दीज फोल्ड माउंटेन्स आर अप्लाइंग प्रेशर और नीचे से टेम्परेचर भी है, राइट, सो नाउ दिस ग्रेनाइट की जो क्रिस्टल मतलब फॉर्मेशन है, इट विल मॉर्फ, इट विल चेंज एंड वी विल गेट नीस। हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ग्रेनाइट की जगह नीस। सो नीस इज अ मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ ग्रेनाइट। अगर ग्रेनाइट अंडरगोज मेटामॉर्फिज्म वी विल गेट नीस हियर। So at convergent plate boundary, not only we get granite at the cores of fold mountains, but also gneiss because granite underwent metamorphism। ठीक है, सिमिलरली कोल हमें मेटामॉर्फिज्म एज वेल एज सेडिमेंट्री दोनों टाइप से बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मान लीजिए ये पेड़ पौधे थे, ठीक है, ये पेड़ पौधे जो हैं वो गिर गए, ओवर द पीरियड डिपॉजिट होता गया एंड वी हैड पीट, ठीक है, पीट का डेवलपमेंट हुआ एंड नाउ पीट इज अ सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, नाउ ये पीट जो है वो अंडरवेंट मेटामॉर्फिज्म, क्यों, क्योंकि प्रेशर जो है वो चेंज हुआ और डिपॉजिट ऊपर आते गए, राइट, पीट का मेटामॉर्फिज्म हुआ एंड वी गेट लिग्नाइट। लिग्नाइट इज दी सबसे कमजोर टाइप का कोल होता है, यानी सबसे मतलब आप कह सकते हैं कि पुअर क्वालिटी का कोल है, राइट, लिग्नाइट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। नाउ लिग्नाइट अगेन अंडरवेंट मेटामॉर्फिज्म एंड वी हैव बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस कोल है अब हमारे पास। नाउ दिस बिटुमिनस कोल अगेन वेंट मेटामॉर्फिज्म एंड वी गॉट एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट इज अ बेस्ट टाइप ऑफ कोल। नाउ दिस एंथ्रासाइट कैन अगेन अंडरगो metamorphism if
pressure increases, we will have diamond. If temperature increases, let's say there is some magma chamber around anthracite, right? So if temperature increases, we will got granite, sorry, graphite. So it is matter of pressure और temperature after anthracite. then anthracite को टेम्परेचर अगर ज्यादा मिल गया तो ग्रेनाइट बन जाएगा, और आपने प्रेशर डाल दिया तो मिल जाएगा आपको हीरा। तो कोयले में से हीरा बनता है अगर उसको प्रेशर दो तो अभी आप अगर आप कोयले हैं और बेस्ट तरह का कोयला है, आप एंथ्रासाइट हैं, और अगर आपको प्रेशर मिल गया, यानी कि जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस या जो उस प्रेशर में आप अगर फोकस कर गए, यू विल बिकम डायमंड्स, राइट। बट इफ यू लेट दैट प्रेशर बर्न यू विल बिकम ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल में मौजूद है, सस्ता है, 2 रुपए का 5 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, सो दैट इज अबाउट मेटामॉर्फिज्म ऑफ कोल। कोल भी जो है वो यहाँ पर वुड्स है, पहले सेडिमेंट्री रॉक बनेगा पीट, देन लिग्नाइट, देन बिटुमिनस कोल, एंड देन फाइनली एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट के बाद हमें डायमंड एंड ग्रेफाइट बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है, नाउ लेट अस हैव सम मोर एग्जांपल्स। Let us have some more examples of metamorphic rocks. ठीक है, तो हमने एक दो एग्जांपल्स तो ऑलरेडी देख लिए, जैसे कि ग्रेनाइट हमने देख लिया। ग्रेनाइट if underwent metamorphism gives us gneiss, right? If limestone underwent metamorphism it gives us marble, जो हम घरों में लगाते हैं, जो ताजमहल में लगा है। ठीक है, if coal undergoes metamorphism it either forms graphite or it forms diamond. it depends कि टेम्परेचर ज्यादा हो गया या प्रेशर ज्यादा हो गया। ठीक है, शेल will give us slate। ठीक है, basalt will give us schist, and sandstone will give us quartzite। ठीक है, so these are metamorphic forms of some of the rocks, where granite is a what type of rock? Granite and basalt are igneous type of rocks, right? Sandstone, shale, coal and limestone are other sedimentary type of rocks, and these are what? These are metamorphic type of rocks. So igneous rocks can undergo metamorphism, sedimentary rocks can undergo metamorphism, and in fact metamorphic rocks can further underwent metamorphism. क्यों? क्योंकि coal, anthracite is a metamorphic rock and it again underwent metamorphism to form graphite or diamond, right? Similarly for sedimentary, igneous rock से sedimentary rocks मिल सकती है हमें, sedimentary rock से sedimentary rocks मिल सकती हैं, metamorphic rock से हमें sedimentary rocks मिल सकती हैं। क्योंकि बेसिकली वेदर इरोजन तो किसी भी रॉक का हो सकता है ना, चाहे वो इग्नियस हो, मेटामॉर्फिक हो या सेडिमेंट्री हो। ठीक है, मेटामॉर्फिज्म भी किसी भी रॉक का हो सकता है, चाहे वो इग्नियस हो, मेटामॉर्फिक हो या सेडिमेंट्री हो। बट मोल्टन रॉक से सॉलिडिफाई होकर हमें केवल क्या मिलेगी? इग्नियस मिलेगी। सो अमंग दीज 3 इग्नियस रॉक्स आर प्राइमरी रॉक्स। ठीक है, so this is all about different type of rocks. Now let us understand about rock cycle. But rock cycle में मोटा मोटा ज्ञान तो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। ठीक है, यहां पर एक डायग्राम भी होगा, ये देखिए, दिस इज रॉक साइकिल, राइट। सो एज आई सेड, मान लीजिए कि मैग्मा है ना, मैग्मा सॉलिडिफाइज, मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन होगा, इट विल फॉर्म इग्नियस रॉक्स। नाउ दीज इग्नियस रॉक्स कैन, ये इग्नियस रॉक जो है वो फिर से मेल्ट हो सकती है, फिर से मैग्मा बनेगा, फिर से इग्नियस रॉक बनेगी, फिर से मेल्ट होगा, फिर से मैग्मा बनेगा, फिर से इग्नियस रॉक होगी। आपको याद है ना, कंजर्वेशन ऑफ क्रस्ट, एक साइड डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है और एक साइड कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, राइट। एट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्रस्ट आर फॉर्म्ड, एट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्रस्ट गेट्स डिस्ट्रॉयड, राइट। मेंटल में कन्वर्ट हुआ, फिर कन्वेक्टिव करंट ऊपर लेकर आया, फिर अगेन, सो ये साइकिल जो है वो चलती रहेगी एंड क्रस्ट इज कंजर्व्ड। सिमिलरली रॉक्स आल्सो अंडरगो अ साइकिल,
है ना। इग्नियस रॉक्स जो हैं वो, इग्नियस रॉक्स का वेदरिंग या इरोजन हो सकता है, सेडिमेंट क्रिएट होगा, ठीक है, उन सेडिमेंट्स का लिथिफिकेशन होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगा, राइट। वो सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिज्म हो सकता है उसका, और है ना, उन सेडिमेंट्री रॉक्स का मेटामॉर्फिज्म हो सकता है, और मेटामॉर्फिक रॉक मिल गया हमें। दोज मेटामॉर्फिक रॉक्स अगेन कैन मेल्ट एंड अगेन बिकम इग्नियस रॉक्स। तो ये साइकिल चल सकती है। सिमिलरली ये साइकिल इंटरलिंक्ड भी है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये साइकिल, पहले तो आप समझ लीजिए पहले कि ऑलरेडी रॉक्स प्रेजेंट थी, वो मेल्ट हुई, मैग्मा बनी, है ना, मैग्मा सॉलिडिफाई हुआ, इग्नियस रॉक बना, इग्नियस रॉक की वेदरिंग एंड इरोजन हुई, राइट, घिसाव हुआ उन पर, घिसे वो सेडिमेंट कहीं जहाँ पर इकट्ठा हो गए, वो उन सेडिमेंट्स का लिथिफिकेशन हुआ, सेडिमेंट्री रॉक्स मिली, उन सेडिमेंट्री रॉक्स दे अंडरवेंट मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिक रॉक मिला, वो मेटामॉर्फिक रॉक फिर पिघल गया क्योंकि वो चला गया किसके नीचे, सबडक्ट हो गया, और इट अगेन एंटर्ड एस्थेनोस्फीयर, इट मेल्ट हुआ, और फिर ये पोर आउट, मतलब बाहर निकला सरफेस के, और क्या बन गया, इग्नियस रॉक, ठीक है। अब ये सेडिमेंट्री रॉक, मान लीजिए सेडिमेंट्री रॉक जो है वो उसका मेटामॉर्फिज्म नहीं हुआ, अगेन इसका वेदरिंग और इरोजन हुआ, फिर लिथिफिकेशन हुआ, सेडिमेंट्री रॉक हुआ, है ना। मेटामॉर्फिक रॉक का अगेन जो है वो इट अंडरवेंट मेटामॉर्फिज्म और मेटामॉर्फिक रॉक बना इग्नियस रॉक। कहने का मतलब बहुत इजी है, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है हमें। मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अब मेल्टिंग से बनी, पहले मेल्टिंग हुई, फिर सॉलिडिफिकेशन हुआ, तो बनी इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक अगेन मेल्ट होकर सॉलिड होकर इग्नियस रॉक बन सकती है, ठीक है। बट इग्नियस रॉक का वेदरिंग और इरोजन भी हो सकता है, तो फिर वो बनेगा क्या, वेदरिंग और इरोजन, है ना, होगा, सेडिमेंट इकट्ठा होंगे, उसका लिथिफिकेशन होगा, तो सेडिमेंट रॉक बनेगा। वो सेडिमेंट रॉक भी तो अर्थ के क्रस्ट के अंदर जा सकता है, वो भी तो फिर मेल्ट हो सकता है, मेल्ट होकर सॉलिडिफाई होकर फिर इग्नियस रॉक बनेगा, फिर वो इग्नियस रॉक का वेदरिंग इरोजन होगा, सेडिमेंट इकट्ठा होंगे, लिथिफिकेशन होगा, फिर वो सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। अब वो सेडिमेंट्री रॉक का जो है वो मेटामॉर्फिज्म भी हो सकता है उसमें, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। दैट मेटामॉर्फिक रॉक कैन अगेन, उसका क्या हो सकता है, वेदरिंग और इरोजन, फिर वो सेडिमेंट इकट्ठा होंगे, फिर लिथिफिकेशन, फिर, तो कहने का मतलब ये साइकिल चलती रहेगी, दिस इज रॉक साइकिल। तो अगर मैं मोटे मोटे तौर पर लिखूं विदाउट क्रिएटिंग एनी कंफ्यूजन, बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखूं, चाहे वो इग्नियस रॉक हो, चाहे वो मेटामॉर्फिक हो, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक हो, तीनों ही मेल्ट हो सकती हैं, तीनों का बन सकता है मैग्मा या लावा, राइट, तीनों ही सॉलिडिफिकेशन हो सकता है तीनों का, और फाइनली हमें क्या मिलेगा फिर, इग्नियस रॉक, ठीक है। दूसरे केस में चाहे इग्नियस हो, चाहे मेटामॉर्फिक हो, चाहे सेडिमेंट्री हो, ठीक है, तीनों का ही वेदरिंग या इरोजन हो सकता है, तीनों से ही फिर सेडिमेंट बनेंगे, ठीक है, उनका फिर क्या होगा, लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन होगा, वी विल गेट सेडिमेंट्री रॉक्स, राइट। सिमिलरली चाहे इग्नियस हो, चाहे मेटामॉर्फिक हो, चाहे सेडिमेंट्री हो, ठीक है, तीनों कैन अंडरगो मेटामॉर्फिज्म, और तीनों का ही क्या बन सकता है, मेटामॉर्फिक रॉक। तो कहने का मतलब ये कि रॉक के कंजर्वेशन में दो फिनोमेना लग रहे हैं, एक तो दो तरह की साइकिल लग रही है, एक है हमारी द रॉक साइकिल, राइट, दिस इज द रॉक साइकिल, या दिस इज, एक ये रॉक साइकिल लग रही है, और दूसरी ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में जो हमारा सर्कुलेशन चल रहा है क्रस्ट का, ठीक है, या लिथोस्फीयर का, लिथोस्फीयर का कंस्ट्रक्शन और लिथोस्फीयर का डिस्ट्रक्शन, यहां पर रॉक्स कंजर्व्ड हो रही हैं, एंड ऑल्सो इन द रॉक साइकिल रॉक्स आर गेटिंग कंजर्व्ड, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। दिस इज रॉक साइकिल, टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव, ग्रेनाइट और बेसॉल्ट में डिफरेंस, उनकी करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि मैंने वो क्यों आपको बताया, क्योंकि जो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन है वहां पर मेंस में ग्रेनाइट और बेसॉल्ट पर सवाल बन सकता है, ठीक है। एंड एट लास्ट मिनरल्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। मिनरल्स क्या है, तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस दैट हैव डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मिनरल्स। अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स हैं,
अब एलिमेंट्स रिएक्टिव है भैया, आपको गोल्ड या सिल्वर या प्लेटिनम टाइटेनियम ऐसे एलिमेंट्स जो लेस रिएक्टिव है वो आपको एलिमेंटल फॉर्म में मिल सकते हैं क्योंकि वो रिएक्टिव कम है। बट रिमेनिंग जो है कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, सिल्वर, सॉरी सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन हो गया, सोडियम, पोटाशियम, ये सभी जो है वो आपको एलिमेंटल फॉर्म में नहीं मिलेंगे अर्थ के क्रस्ट एज वेल एज एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ये आपको किसी ना किसी कंपाउंड फॉर्म में मिलेंगे। तो अगर अर्थ के क्रस्ट में हमें कोई भी मेटल या नॉन मेटल कंपाउंड फॉर्म में मिल रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, मिनरल्स, राइट। बट जिसकी एक स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, है ना, यानी कि हम मिनरल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक physical or chemical properties. A mineral is usually composed of 2 or more elements. However, sometimes a single element mineral like sulfur का, copper का, gold का, etc. are also found. Minerals are formed due to crystallization of magma which solidify to form rocks. So igneous जो rocks हैं हमें वहां पर मैक्सिमम क्या मिलते हैं, मिनरल मिलते हैं। और अगर आप उस मिनरल से कोई एक स्पेसिफिक टाइप का मेटल या नॉन मेटल एक्सट्रैक्ट कर सके तो वैसे मिनरल को हम ओर कह देते हैं। ठीक है, ऐसा मिनरल जिससे आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकें बाय वेरियस प्रोसेस, बाय वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेस, वी विल कॉल दैट अ ओर। तो इस तरह हमें आयरन के ओर, कॉपर के ओर, राइट, मैग्नीशियम के ओर जो है वो मिलते हैं जिनसे हम इन सभी एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में उनको निकाल सकते हैं। दिस कैन बी आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर के बेस पर मिनरल्स हैं, डेंसिटी के बेस पर है, उनकी हार्डनेस के बेस पर है क्योंकि क्रिस्टल है, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज सोल्यूबिलिटी क्योंकि मैक्सिमम हमें सॉल्ट के फॉर्म में नजर आएंगे। ठीक है, यू विल गो थ्रू ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। ये बिल्कुल स्टैटिक डेटा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, राइट। मेटालिक मिनरल्स हो सकते हैं या नॉन मेटालिक हो सकते हैं। मेटालिक में फेरस हो सकते हैं यानी जो आयरन, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, निकल वाले, राइट। नॉन फेरस हो सकते हैं यानी कि मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये इन सब के। प्रेशियस मिनरल हो सकते हैं कुछ जिनमें जैसे गोल्ड होगा या कुछ ऐसे मिनरल होंगे जो सर्टेन जो है वो मतलब उनमें कलर होगा उनका, या हो सकता है कि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सर्टेन हो, राइट। या जैसे डायमंड है, इस तरह के मिनरल्स हमें मिल सकते हैं जो कि प्रेशियस कहलाएंगे, राइट। मेटालिक मिनरल्स, फेरस, नॉन फेरस, प्रेशियस, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा, ये जो मिनरल्स हैं। डायमंड नहीं, डायमंड जो है वो रॉक होगा, मिनरल नहीं होगा। प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम के जो मिनरल्स हैं वो प्रेशियस मिनरल होंगे। नॉन मेटालिक में जिप्सम, माइका, लाइमस्टोन, कोल, राइट, पेट्रोलियम, ये नॉन मेटालिक मिनरल हैं। फिर फर्दर रॉक्स के बारे में तो हमने समझा ही। ठीक है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, राइट। रॉक साइकिल के बारे में भी हमने समझा आज, राइट। सो आई होप ये आप सभी पीपीटी से यू विल गो थ्रू और आपको जो है वो रॉक्स और मिनरल्स वाला आज का टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। इसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी में हमारे पास बचा वेदरिंग, इरोजन एंड लैंडफॉर्म्स समझने को, देन वी विल एंटर इनटू मैपिंग। ठीक है, thank you for watching this video. Subscribe this channel, hit the notification bell and keep yourself updated with all these PDFs by joining my telegram group Chauhan_sir_CSE, right। like और share करें वीडियोस को and use my code VCUPSC to get the subscription or enroll into any of the free content, all right। so मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।